बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित एडवोकेट इस चैनल कानून की निगाह से आपकी रहनुमाई करता हूं और आपको बताता हूं आपके मसाइल का हल। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन की तीसरी वीडियो है। इसके अंदर हम क्रॉस एग्जामिनेशन के मज़ीद उसूल बताएंगे। आगे चलकर इसके अंदर कुछ साइटेशंस बताएंगे जो बहुत अहम हैं मर्डर ट्रायल से मुताल्लिक, और इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से सवालात करने और किस तरीके से करने। अच्छा, मैं आपको बहुत अहम बात ये बताता चलूँ कि मर्डर केस के अंदर आपने ख़ास तौर से जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है उसकी तफसील नहीं पूछनी है। उसकी तफसील से मुताल्लिक सवालात हमें नहीं पूछने होते हैं। ऐसे सवालात नहीं करने होते हैं कि जिससे उसकी जो स्टोरी है वो एडमिट होती चली जाए कि भाई जिस जगह पर मर्डर हुआ था वहाँ से आपने खून आलूद मट्टी उठाई, तो क्या किसी पत्थर के ऊपर भी खून लगा हुआ था वो आप वहाँ से नहीं उठा सके? क्या कोई पक्की ज़मीन के ऊपर फर्श पर भी खून था? इस तरह की बातें हमने उससे नहीं पूछनी होती हैं, और हमने जो है वो अपनी स्टोरी, अपनी जो सच्ची बात है वो उसके मुंह से निकालने की कोशिश करनी होती है और अपनी बातों को एडमिट कराना होता है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप जो है वो गवाह से पूछना भूल गए हैं, या जो है वो गवाह से उसके बारे में कुछ मामलात हुए जिस वजह से आपने उससे नहीं पूछी है। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर बताया है कि गवाह जब इस तरह का बयान दे दे, मिसाल के तौर पे आपके हक़ में वो बयान जा रहा हूँ, यानी कि उसने जो है वो 161 के जो बयान थे उसके अंदर जो ताख़ीर हुई थी उसके बारे में नहीं बताया, या जाए वक़ुआ बताना भूल गया है वो, या मुलजिम का नाम नहीं लिया उसने, या वक्त वक़ुआ बताना भूल गया है, या फिर मोटिव ही भूल गया है। तो इस तरह की जो भी बात होती है, तो वो जो स्टोरी होती है प्रोसिक्यूशन की, उस हिसाब से तो वो बात हम उससे पूछते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो वो बता देगा। वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको उसकी काफ़ी तफसील बताई है। तो आप जो है वो बात अगर पूछना चाहते हैं तो अहम समझते हैं पूछना, तो वो जो है आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछ लें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जब आप ये बात पूछेंगे कि देखें भाई ये जो है वो गवाह ने ये नहीं बताया है कि 161 के बयान में ताख़ीर क्यों हुई, वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 20 दिन के बाद क्यों रिकॉर्ड किए गए हैं, उसके अंदर इतनी ताख़ीर क्यों हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है उसकी तफसील नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसका बयान है और वो गवाह का बयान है। तो गवाह के बयान के बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का यकीनन जवाब यही आएगा कि हाँ उसने ये तफसील नहीं बताई है। वो नहीं बता सकता, वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो बयान उस गवाह का है। अच्छा, वक़ुआ नहीं बताया है, मुलजिम का नाम नहीं बताया है, बस आप ये पूछ लें कि भाई आप देखें कि उसने जो है वो मुलजिम का नाम आपने 161 में नहीं बताया है। जो भी बात हो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक बात जो भी रह गई हो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रहे कि केसेस के अंदर कोशिश हमने ये करनी होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको एंड में चलाते हैं हम। उसको जब गवाह के तौर पर आ भी जाए पहले, तो आप उसको बोलें कि सर इसको मैं एंड में चलाऊंगा, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होती है, कोई बात रह जाती है, तो वो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से एंड में पूछ लेते हैं। उससे पता चल जाता है कि मामला क्या है, क्या बात है, क्या मामलात हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जब आप क्रॉस करेंगे तो आपने जहन के अंदर इस बात को रखना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं कि उसने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की है। इस बात को जहन में रखते हुए आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्रॉस करना है, उससे सवालात पूछने कि देखें भाई आपने ये भी नहीं किया, आपने ये भी नहीं किया, आपने इस चीज़ को मौके पे सील नहीं किया, आपने ये काम नहीं किए, आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी, आपने ये नहीं लिखा, आपने इसका बयान नहीं लिया, आपने किसी दूसरे प्राइवेट का बयान नहीं लिया। और अगर किसी चीज़ के बारे में वो कह रहा है, मिसाल के तौर पे कोई पिस्टल रिकवर हुई है, आला कत्ल कोई रिकवर हुआ है, और उसके अंदर सिर्फ अपने जो है ना वो 2 कांस्टेबल डाल दिए हैं अपने साथ जो गाड़ी में घूमते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, कोई प्राइवेट गवाह उसने नहीं लिया है उसके अंदर, तो आप जो है वो उससे ये भी पूछ सकते हैं कि देखें भाई आपने किसी को 160 का नोटिस नहीं दिया, आपने कोई प्राइवेट गवाह लाने की, इसके अंदर बनाने की कोशिश नहीं की, उसकी इन्वेस्टिगेशन को आपने ख़राब करने की कोशिश करनी होती है। ये साबित करना होता है कि इन्वेस्टिगेशन सही मायनों में हुई नहीं है। इस बात को रखते हुए जब हम क्रॉस करेंगे तो अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकेंगे। और
अगर कोई गवाह अपने चीफ के वक्त डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट कर रहा है, यानी कि 161 का बयान जो है वो कुछ और है और यहाँ जो बयान दे रहा है वो कुछ और दे रहा है, वो उस बयान के अंदर कुछ इजाफा कर रहा है, या फिर जो है वो जो 161 के बयान के अंदर जो बातें उसने बताई थी वो थी आपके फेवर में, अब उन बातों को छुपा रहा है और दूसरी बातें बता रहा है वो। तो जिन बातों को वो छुपा रहा है या जो बातें जो है वो इम्प्रूवमेंट करके बता रहा है, उन बातों को 161 के बयान के साथ कन्वर्ट करके आपने कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाना है कि देखें भाई आपके जो 161 का बयान है उसके अंदर ये बात मौजूद नहीं है। इस तरह से जब आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो उससे आपको केस के अंदर फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा हासिल हो जाता है। और इसके अलावा बात यह है कि जब आप गवाह को क्रॉस करने के लिए खड़े हुए हैं तो उसके साथ जो है वो इस तरीके से आपको बात करनी है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि उसको ये एहसास बाकी रहे कि भाई मैं जो है ना वो कोर्ट में गवाही देने आया हूँ और किसी भी वक्त जो है मुझे सज़ा हो सकती है, मैं जेल जा सकता हूँ। मैं अगर कोई यहाँ पर झूठी बात करूँगा या कोई ऐसी बात करूँगा तो ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर जो है गवाही देने के लिए आप आएँ और इस बात को उससे बोलना नहीं होता है। हमने अपने अंदाज से, अपनी गुफ्तगू से इस बात को एक उसको साइलेंट मैसेज देना होता है कि आप कोर्ट में गवाही देने आए हुए हैं भाई साहब, ये चीज़ है उसके अंदर। और इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात ये बताता चलूँ कि सवाल पूछने की कोर्ट से इजाज़त तलब नहीं करनी है। एक सवाल पूछा, वो जज साहब ने लिखवाया, फिर उसके बाद दोबारा पूछ लिया कि सर आप इजाज़त दें तो एक और सवाल पूछूं इससे, नहीं, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल आपने पूछा, दूसरा सवाल पूछो, उसके बाद एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सवाल के बाद सवाल पूछें। और एक सवाल करने के बाद दूसरे सवाल में ज़्यादा ताख़ीर ना करें, उसको सोचने का मौका ना दें। अगर वो सोचने समझने के अंदर उलझ जाएगा तो वो उसका नतीजा अखज़ करना शुरू कर देता है। उस तरफ हमने नहीं जाना है कि उसको सोचने का मौका दें। अगर किसी सवाल का जवाब गवाह जो है वो मुबहम सा देता है, मतलब आप पूछ कुछ और रहे हैं और वो जवाब कुछ और दे रहा है, और उससे जो है वो आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा बल्कि कुछ और बात कर रहा है, वो ऐसे साबित कर रहा है कि जैसे वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, तो आप जो है वो कोर्ट से कोई मदद तलब ना करें और आप जो है सिर्फ़ अपने सवाल को दोहराएं। आपने उससे सवाल पूछा, उसने कुछ और बताया, आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया, आप अपने सवाल को दोबारा दोहराएं। दोबारा सही जवाब नहीं दे रहा, यहाँ वहाँ की बातें चल रही हैं, कुछ और बात चल रही है, तो आप जो है वो उससे ये सवाल कर लें कि क्या आप इस सवाल का, अपने सवाल को दोहरा के, क्या आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं? तो वो उसका जो जवाब देगा उससे बात जो है वो साफ जाहिर हो जाएगी, हाँ या ना। क्या आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, हाँ या ना? वो उस सवाल का जवाब दे देगा, रिकॉर्ड पर एक बात आ जाएगी। फिर आगे चलें। देखें, आप जो है वो अदालत के ज़रिए से गवाह को मजबूर नहीं कर सकते हैं, ये बात अपने जहन में रखें कि अदालत के ज़रिए से गवाह को इस बारे में मजबूर नहीं करते हैं हम कि आप जो है वो इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, आप सवाल पूछ रहे हैं, वो इंक्रिमिनेट हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ऐसी बात है, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा, तो वो जो है इस वजह से अदालत उसकी जो चीफ है, उसकी जो गवाही है, उस पूरी की पूरी गवाही को ही जो है वो ख़त्म कर देगी और उसको हज़फ करके केस को आगे चलाएगी। ये हो सकता है कि भाई ये बात साबित हो गई है कोर्ट के अंदर कि ये सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, जब ये क्रॉस सही मायनों में चल ही नहीं पा रहा, सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हो आप, आपका जो चीफ है मुलजिम के ख़िलाफ़, वो भी नहीं माना जाएगा। यकीनन मेरी बात आप तक पहुंची होगी, समझ में आई होगी बात। और इसके अलावा कोर्ट के अंदर जब आप चीफ करने के लिए खड़े होते हैं तो अपने लहजे को तब्दील करते रहना होता है। असल में आदमी की साइको है कि वो एक ही माहौल के अंदर चलते चलते जो है वो
उसके अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। हमने गवाह को उस माहौल के अंदर एडजस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि वो इतना कंफर्टेबल हो जाए माहौल के अंदर कि वो जो है ना एडजस्ट होके और उसके अंदर जो दिल चाहे मनमानी करना शुरू कर दे। अपने लहजे को तब्दील करना होता है वक्त के साथ साथ। मर्डर केस की बात हो रही है, मर्डर का केस है और जो है इसके अंदर बड़ी सज़ा है। इस वजह से आप इसको बिल्कुल होशियारी से समझदारी से चलाते हैं। ना तो गवाह को राय देने का मौका देना है कि वो अपनी राय देना शुरू करें कि भाई हो सकता है उस वक्त जो फला गवाह की आप बात कर रहे हैं वो अपने घर पर हो सकता है कि वो वहाँ मौजूद हो लेकिन मैंने नहीं देखा हो। अपनी राय देने का आप उसको मौका ना दें, बल्कि उसके ऊपर पूरी तरह मुसल्लत होकर आप उससे सवालात करें, वो उसका जवाब देगा। जहाँ तक अदालत के माहौल की बात है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम अदालत के माहौल को ख़राब करें, वहाँ चीख पुकार या वहाँ कोई इस किस्म की बदनज़मी या कोई ऐसी बात क्रिएट करना या कोई ऐसा माहौल क्रिएट करना, ये वकील का काम नहीं है। वो अदालत के माहौल को ख़राब नहीं करता। अगर केस की स्टडी में आपको कोई ऐसी डिफेंस लाइन मिलती है कि आपको समझ में आता है कि भाई इसके अंदर जो है वो 22 लगी थी और इसके अंदर ये प्रीवियस एनिमिटी थी, इनकी गवाही देने के लिए आया है, इसकी गवाही जो है वो इसके अंदर ये ख़राबी है और इसके जो किरदार है इसके किरदार के अंदर फ़ला ख़राबी है, इम्पीच कर सकते हैं आप उसको, तो उसको अपनी डिफेंस लाइन में लेकर आना है। आपने उसको अपनी डिफेंस लाइन बना लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। एक बात मर्डर केस के अंदर ख़ास तौर से याद रखें, अगर किसी ख़ास बात पर, जैसे उसके जो बयान है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मसलन आले कत्ल के बारे में, और आपने उसके ऊपर क्रॉस नहीं किया, तो इसका मकसद ये समझा जाएगा कि आपने उसके बयान के इस हिस्से को तस्लीम कर लिया है। आपने उस बयान को सवालात करके क्रॉस करके उससे इनकार करना है। उससे इनकार करना है कि आप जो ये बयान दे रहे हैं ये बयान आपका झूठा है ख़ास हिस्से से मुताल्लिक। ये बात डिसाइड हुई है 2003 MLD पेज नंबर 39 पर और 2004 PLD लाहौर हाई कोर्ट की 668 पर। अगर कोर्ट में विटनेस आया है मगर आपने क्रॉस नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि आपने उसका बयान तस्लीम कर लिया है। अच्छा, कुछ विटनेसेस ऐसे होते हैं कि वो कोर्ट के अंदर आते हैं, अपना बयान देते हैं और वकील साहब ने उनका पढ़ा हुआ होता है 161, तो वो ये समझते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ बयान नहीं देगा। वो जो है वो जो को अक्यूज़ का वकील होता है उसको बोलते हैं कि यार आप देख लेना, मैं ज़रा दूसरी कोर्ट में मसरूफ़ हूँ। पता चला कि वो जो है जो बयान देने के लिए आया था और 161 में आपके ख़िलाफ़ जिसका बयान नहीं था, वो जिसने जब कोर्ट में बयान दिया तो वो पूरा बयान आपके ख़िलाफ़ हो गया। अब वो जो क्रॉस करेंगे वकील साहब, वो तो अपने मुलजिम का क्रॉस करेंगे, वो आपके मुलजिम का क्रॉस क्यों करेंगे? उन्होंने कहा कि आप जो है इसको एडॉप्ट कर लेना, मेरी तरफ से ऐसा कर लेंगे, या फिर बाद में आए एडॉप्ट कर लिया। अच्छा, इस बात को याद रखें कि आपके को अक्यूज़ का वकील जो क्रॉस कर रहा है वो अपने मुलजिम की तरफ से कर रहा है, और वो जो सवालात कर रहा है वो ये सवालात कर रहा है कि देखें भाई, मुलजिम आमिर ने ये कत्ल नहीं करा है। वो अपने मुलजिम से मुताल्लिक सवालात कर रहा है, अपना डिफेंस बयान कर रहा है। अच्छा, आपने जो है आपने क्या करा कोर्ट के अंदर कि यार ये जो है वो उस्ताद साहब ने हैं, ये बड़े वकील हैं, पुराने वकील हैं, ये इनका नाम जो है मुश्ताक ऐवान साहब है, अभी इनके सामने मैं क्या क्रॉस करूं, इनका एक नाम है। तो आप कोर्ट के अंदर पेश हुए, आपने बोला यार 2-2.5 घंटे क्रॉस तो इन्होंने कराए, चलो इनका क्रॉस एडॉप्ट। उनका क्रॉस एडॉप्ट ऐसे नहीं करते हैं। पहले जो है मर्डर केस है, बड़ा केस है, आप पहले कम से कम उससे ये सवाल तो कर लें कि ये जो बयानात हैं आपके, इन बयानात को मैं नहीं मानता हूँ, आपने ये बयान भी झूठा दिया है, आपने ये बयान भी झूठा दिया है, और इस केस के अंदर ये जो मेरा क्लाइंट है, ये जो मुलजिम है, ये इसमें मुलविस नहीं है, आपने इसके ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी है। उसके बाद जो है आप बाकी क्रॉस जो है वो उसको एडॉप्ट कर लें। आपने पूरा का पूरा उसका क्रॉस एडॉप्ट कर लिया, नो डाउट उसने बहुत अच्छा क्रॉस किया है, लेकिन उसने अपने मुलजिम की तरफ से क्रॉस किया है, उसने आपकी तरफ से क्रॉस नहीं किया है। उसकी वजह से आपको सज़ा हो सकती है।
आप इस बात को समझकर अब किसी के भी मैटर के अंदर जब वो करेंगे तो इस तरह से करेंगे। और इसके अलावा एक अहम बात आपको ये बताता चलूँ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2019 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 64 के ऊपर ये बात डिसाइड की है कि प्रोसिक्यूशन को जो है वो अक्यूज साइड से जो एविडेंस चलाई जाती है, जो क्रॉस चलाया जाता है या क्रॉस किसी मुलजिम से मुताल्लिक नहीं चलाया जाता, इस बात का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीज़नेबल ऑफ डाउट साबित करना होगा। ख़ास तौर से इस तरह की जो केसेस हैं, जैसे मर्डर है, कोई हीनियस क्राइम है, कोई इस तरह की बातें जिसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट है, तो इन केसेस में ख़ास तौर से बियॉन्ड रीज़नेबल ऑफ डाउट इसको साबित करना होगा। ये जो है जो बात मैंने आपको इससे पहले बताई थी, वो बात भी 2011 YLR 1327 के अंदर डिसाइड हुई है, लेकिन अभी जो रिसेंट जजमेंट है उसके मुताबिक ये बात ऐसे है। अच्छा, जो गवाह आपके मुलजिम के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे रहा है या जो गवाही आपके मुलजिम के ख़िलाफ़ नहीं है, यानी कि गवाही उसने दी है, उसकी गवाही का एक हिस्सा आपके मुलजिम के ख़िलाफ़ है, बाकी आपके मुलजिम के ख़िलाफ़ नहीं है, तो जो गवाही आपके मुलजिम के ख़िलाफ़ नहीं है उससे मुताल्लिक आपने क्रॉस नहीं करना है। आप उससे मुताल्लिक क्रॉस करेंगे तो आपको केस के अंदर नुकसान हो जाएगा और आपका जो है वो डिफेंस भी इससे ख़राब हो जाता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस मैटर के ऊपर क्रॉस करना है जो आपके ख़िलाफ़ है। जो आपके ख़िलाफ़ गवाही नहीं है उस पर आपने क्रॉस नहीं करना है। मसलन कत्ल तो हुआ है, हमारा कहना यह है कि कत्ल तो हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैंने नहीं किया। अब एक गवाह आता है, वो बोलता है कि भाई मैं जब वहाँ पर वकूए पर पहुँचा तो वहाँ पर लाश पड़ी थी, उसको 7 गोलियाँ लगी हुई थी और जो है मैंने उसके बाद छिपा एम्बुलेंस को कॉल करी और छिपा एम्बुलेंस आई, उसको उठा के ले गए। बस इतनी बात कर रहा हूँ। आपका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप जो है वो उसको बोलें कि नहीं भाई आप झूठी गवाही देने आए। भाई झूठी गवाही देने आया या नहीं आया, वो सिर्फ इस बात की गवाही दे रहा है कि वक़ुआ होने के बाद मैं वहाँ पहुँचा हूँ, उसको गोलियाँ लगी थी, मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उसको एम्बुलेंस के अंदर डाल के वो लोग ले गए। बस इतनी बात है। ना तो वो ये कह रहा है कि आपने कत्ल किया है, ना तो उसने देखा है, ना उसका किसी और बात से कोई ताल्लुक़ है, तो आपको उसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप मान रहे हैं कि भाई कत्ल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बाकी मेरा इस केस से ताल्लुक़ नहीं है, मैंने नहीं किया, आपको उसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है, जैसे रिसेंटली हमने एक केस चलाया, वो उसके अंदर एक गवाह आया था, वो कहने लगा कि भाई मैं जो है वो वहाँ पर पहुँचा तो मार्केट के अंदर आग लगी हुई थी, मैंने जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर मौजूद था, मैंने जो है वो आग को बुझाया। बस उसका बयान सिर्फ इतना है, आग लगी हुई थी, मैंने बुझाया। अब मैंने बोला कि भैया मैं इसको क्या क्रॉस करूँगा, क्रॉस नहीं ले। एक आदमी है, वो फायर ब्रिगेड कंपनी के अंदर काम करता है, आया आग बुझाई है, चला गया। ना तो वो ये कह रहा है कि आग किसने लगाई और जो है किसने किसको मारा, किसने क्या करा, मेरे खिलाफ गवाही नहीं है, मेरा उसको क्रॉस करना नहीं बनता। अच्छा, याद रखें कि चालान के अंदर अगर 17 गवाह भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे गवाह चलेंगे। वो आम तौर से एक फैक्ट को साबित करने के लिए 2 गवाहों की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से उनके जो है वो सेट्स बनाकर चलाए जाते हैं। उसी हिसाब से आप तैयारी करें केस के अंदर किस हिसाब से केस चलेंगे। ये जो है इसके ऊपर अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो आप पढ़िएगा 2001 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 860। और केस के अंदर जो है वो इस बात पर तवज्जो दें, ख़ास तौर से मर्डर केस के अंदर, कि वो जो गवाही देने के लिए आए हुए हैं, क्या वो गवाह आपस के अंदर रिश्तेदार हैं, आपस के अंदर उनका क्या मामला है। अपनी डिफेंस की प्ली को देखें और उस झगड़े को देखें, उस वजह को देखें जो आपकी डिफेंस प्ली बन रही है, कि आया किसी लड़की का मसला है, रिश्ता लेने आए थे, ऐसा हुआ था, मना हो गया था, ये लड़का उस लड़की से मोहब्बत करता था, आया कि जायदाद का झगड़ा है,
दो भाइयों का जायदाद का झगड़ा है, वो मांग रहा था अपनी जायदाद, उसने सिविल सूट फाइल किया हुआ था, या फिर कोई फ़िरका वाराना झगड़ा है, मजहबी झगड़ा है, जो भी बात है, जो वो माहौल बना है जिसकी वजह से वो मस्जिद के ऊपर चढ़कर वो लगा रहे थे स्पीकर और उस टाइम पर फायरिंग हो गई, उस वक़्वे की उस नौइयत को, उनकी कैफियत को, उनकी रिश्तेदारी को, उनकी आपस की एनिमिटी को गौर से देखना है, उसके हिसाब से हमने क्रॉस को करना है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे सच को सच करने में और झूठ को झूठ करने में। कोई आपस के अंदर FIR है, कोई 22 से लगी थी, कोई दूसरा मामला है। इसके अलावा आप इसके अंदर इस बात को गौर से पढ़ें कि अगर एक केस के अंदर कुछ तो ऐसे केसेस होते हैं कि 20-20 मुल्जिमान हैं, 50 मुल्जिमान हैं, 10-15 मुल्जिमान हैं, तो इसके अंदर से जो है वो किसी मुल्जिम को छोड़ दिया है, किसी मुल्जिम के ऊपर से जो है वो इल्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है, किसी मुल्जिम के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन केस को साबित नहीं कर पाई और उसने उसका नाम जो है वो ब्लू इंक से लिखा है कॉलम नंबर 3 में। अब उसका जो है वो आपको ख़ास फ़ायदा होना है कि देखें भाई यही स्टेटमेंट्स जो थे वो तमाम मुल्जिमान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन फ़ला मुल्जिम जो है उसका नाम जो है वो ब्लू इंक से लिखा गया, उसके ख़िलाफ़ ये गवाही साबित नहीं हुई। मीन्स देयर बाय दैट कि ये जो गवाह हैं ये गवाह झूठी गवाही दे रहे हैं, इन्होंने जो है वो फ़ला मुल्जिम के ख़िलाफ़ भी झूठी गवाही दी है सेम केस के अंदर। इसका आपको फ़ायदा होना होता है। अच्छा, केस के अंदर अगर कोई रिकवरी होती है, जैसे पिस्टल रिकवर है या कोई चाकू रिकवर है, कोई भी आला कत्ल है, तो उसको ये देखना होता है उसके बारे में कि वो कब रिकवर हुई है, यानी वक़्वे के कितने दिन बाद रिकवर हुई है, मुल्जिम की गिरफ़्तारी से पहले रिकवर हुई है, मुल्जिम की गिरफ़्तारी के बाद रिकवर हुई है। और अगर पिस्टल का मामला है तो पिस्टल के मामले के अंदर वो खोल किस वक्त रिकवर हुए और पिस्टल किस वक्त रिकवर हुई, क्या दोनों एक ही टाइम में रिकवर हो गए या फिर दोनों जो है वो अलग अलग टाइम में अगर रिकवर हुए, तो क्या पहले पिस्टल की जो खोल थे गोलियों के वो भेज दिए गए फॉरेंसिक के लिए और उसके बाद जो है पिस्टल को भेजा गया, या पहले पिस्टल को भेज दिया गया बाद में उसे भेजा गया। और इसमें गौर तलब बात यह है कि क्या वो दोनों चीज़ें आपस में मैच हो गई या वो आपस में मैच नहीं हुई, ये चीज़। और एक और इंतहाई अहम बात ये कि वो जो पिस्टल है, क्या वो पिस्टल स्पेसिफ़िकली मेरे पोजीशन में आ रही है किसी भी वजह से। मसलन वो जो पिस्टल का जिक्र कर रहे हैं, जिस पिस्टल के बारे में ये बता रहे हैं कि ये आला कत्ल है, झूठा बता रहे हैं, सच्चा बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उसके बारे में हमने ये देखना है कि क्या वो पिस्टल मेरे नाम पर है, क्या वो मेरे नाम पर निकली है, क्या उसको मेरे लाइसेंस पर चढ़ी हुई है। इन सब चीज़ों को गौर में लाते हुए, इन चीज़ों पर गौर करते हुए आपने केस को जो है वो प्रोसीड करना होता है, क्रॉस करना होता है। इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा होता है। पिस्टल की रिकवरी से मुताल्लिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर पिस्टल मिल गई है और खोल नहीं मिले, या फिर सिर्फ खोल मिल गए मगर पिस्टल नहीं मिली, दोनों सूरतों के अंदर मुल्जिम के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये बात डिसाइड हुई है 2019 SCMR पेज नंबर 1068 पर। इसके अलावा जो है वो अगर इम्टीज़ आपस में मिल गई हैं मगर दोनों को मुल्जिम की गिरफ़्तारी के बाद डिस्पैच किया गया है, यानी कि वो जो है ऐसा करा, उन्होंने एक मुल्जिम को पकड़ा, उसके ऊपर एक पिस्टल डाली, पिस्टल उठा के उससे 2 फायर मारे, उसके खोल उठाए, साथ में डाल के पिस्टल के भेज दिए। तो ये जो मामला होता है, इस मामले के ऊपर अगर आप साइटेशन पढ़ना चाहें तो 2019 SCMR 1156, इसका फ़ायदा जो है वो मुल्जिम को होगा। और मुल्जिम की गिरफ़्तारी से एक दिन पहले पिस्टल और इम्टीज़ को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मुल्जिम गिरफ़्तार नहीं हुआ था, आपने कहीं से भी एक पिस्टल उठा ली, खोल उठा लिए और उनको जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया, तो इसका भी फ़ायदा मुल्जिम को हो जाएगा। इसके अंदर आप साइटेशन पढ़ना चाहें तो 2019 SCMR 106, जिसके अंदर ये बात लिखी गई है। अच्छा, मर्डर के केस के अंदर जो 174 की कार्रवाई होती है, जो ड्यूटी ऑफिसर करता है, जिस वक्त मर्डर हुआ है वो लाश को उठा के लेकर गए, वहाँ पर अपना
हॉस्पिटल के अंदर फर्दर कार्रवाई हो रही है। मलाज की फिर 174 की कार्रवाई की गई है। तो 174 की रिपोर्ट में क्या क्या गलतियां हैं ये देखनी चाहिए हमें गौर से। मसलन जो 174 की रिपोर्ट के अंदर कॉलम नंबर 7 होता है, उसमें लिखा होता है कि मकतूल का इंतकाल किस वक्त हुआ है। उस वक्त को देखें, उस डेट को देखें कि किस वक्त उसका इंतकाल हुआ है, क्या बात है क्या नहीं है, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उसको मैच कर लें। इसके अलावा जो है वो 174 के अंदर ये भी लिखा होता है कि पोस्टमार्टम किस वक्त हुआ है, और इसके अंदर ये भी लिखा होता है कि इसका जो है वो ज़ख़म किस वक्त हुआ है, इसको जो गोलियां लगी हैं जिस वजह से ये इंजर्ड हुआ है, जो वजह मौत है वो क्या चीज़ बनी है, 174 में लिखा होता है। ऐसा 174 के अंदर अलग वजह लिखी हो, पोस्टमार्टम में अलग लिखी हो, तो उसका फ़ायदा मुलजिम को ही होना है लाजमन तौर पे, और आप केस को निकाल कर ले जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को गौर से पढ़ना है। और इसके अलावा जो है कभी कभी केसेस के अंदर जो है वो साथी पूछते हैं कि ये जो है वो वीडियो है, CCTV फुटेज है, और उसकी वजह से परेशान हो रहे होते हैं। तो मैं आगे उसके सवालात भी बताता हूँ आपको, लेकिन अहम बात ये बताता चलूँ कि CCTV फुटेज के अंदर आपने जो है वो ये देखना होता है कि इसकी जो मेमो ऑफ रिकवरी है वो कब हुई है, और उसके अंदर गवाह कौन कौन है। अब CCTV फुटेज ली गई है 2 महीने के बाद, और उसके अंदर जो गवाह हैं वो दोनों कंप्लेनेंट हैं, और उन्होंने जो दी है CCTV फुटेज वो एक USB के अंदर लाकर दे दिए। तो वो तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, उससे तो आपको कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं है। और इसके अलावा आप CCTV फुटेज के अंदर ये देखना होता है कि क्या ये जो CCTV फुटेज है या कोई भी वीडियो है, इस वीडियो के साथ उसकी मशीनरी को भेजा गया है या नहीं भेजा गया, और जो उसकी रिपोर्ट बनकर आ रही है वो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। कि उसकी जो मशीनरी थी वो आपने नहीं भेजी, तो वो रिपोर्ट जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। और इसको आप गौर से पढ़ें। कभी कभी उसके अंदर जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर ही ये बात लिखी हुई होती है कि क्योंकि ये जो है वो वीडियो के साथ आपने मशीनरी नहीं भेजी है, लिहाजा ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं बन रही। और गिरफ़्तारी को देखें कि गिरफ़्तारी जो हुई है मुलजिम की ऑन द स्पॉट हुई है या बाद में हुई है, उसका आपको केस में फ़र्दर फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, एक आदमी को गोलियां लगी अभी रिसेंटली मेहरान टाउन के अंदर, वो उसको जो है वो लेकर चले गए हॉस्पिटल में। अभी वो जब आदमी को जिसको गोलियां लगी हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचा है, तो उसकी जो है वो एक डाइंग डिक्लेरेशन लेकर आ गए हैं। बोलते हैं कि भाई ये जो है ना ये इसकी वीडियो है, ये बात है, ऐसी बात है। अभी करंटली मेरे पास है ये केस। अब वो उसके अंदर होता क्या है कि आपने इस बात के ऊपर गौर करना होता है, क्या है ये जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कह रहे हैं वो कानून शहादत के मुताबिक डाइंग डिक्लेरेशन बनती है या नहीं बनती, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हैं या नहीं हुई। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर अहम चीज़ ये देखनी है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है इसने या नहीं दिया। अच्छा, पुलिस ऑफिसर्स के सामने बयान दिया है, 2 पुलिस ऑफिसर हों कम से कम, या नहीं दिया। अच्छा, इसके कोई प्राइवेट गवाह भी हैं या नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बस वो ऐसे ही वीडियो हवा में है, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, कहाँ से वीडियो कहाँ चली गई, किस मशीनरी के ज़रिए बनाई गई थी, कुछ बात नहीं पता हमें, बस वो ऐसी हवा में चल रही है। अच्छा, इसके अलावा आपको मर्डर केस के अंदर ख़ास तौर से ये बात बताता चलूँ कि इन्वेस्टिगेशन की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, और कितने बजे निकले थे, एक ने बोला कि हम भाई थाने से निकले थे 12:05 पर, दूसरे ने बोला कि हम निकले थे थाने से 12:08 पर। इस तरह की जो उनकी गलतियां हैं उसका नुकसान कंप्लेनेंट को नहीं होगा, इन गलतियों का नुकसान नहीं होगा उसको, जो मटेरियल कंट्राडिक्शन होगा उसका नुकसान होगा। और ये बात डिसाइड हुई है 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 885 के अंदर। और इसके अलावा को अक्यूज़ का जो स्टेटमेंट है वो कभी भी प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा नहीं देगा। और जो को अक्यूज़ का स्टेटमेंट होता है
3-4 मुलजिम आने, उनमें से एक मुलजिम ने बोला कि हाँ इसका कत्ल जो है हम 3 लोगों ने मिलके करा था, मैं था, ये था, हम तीनों गए, हमने जाके ये करा, हमने ये करा। अच्छा, उसका स्टेटमेंट उस मुलजिम के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन को अक्यूज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो बात है, ये बात भी डिसाइड हुई हुई है सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर। और एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ या एक बात से मुताल्लिक़ गवाह का गलत बयान, यानी वो 4-5 बातें बता रहा है कि भाई मैं जो है वो रिकवरी भी कराई, मेरे सामने वक़ुआ भी हुआ, मैंने लाश भी वसूल करी, और ये बात, तो उन चीज़ों में से किसी एक बात से मुताल्लिक़ गलत बयान जो है उसका पूरा का पूरा बयान ज़ाया कर देगा। उस गवाह की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती, ख़राब हो जाती। एक बात से गलत बयान, पूरा बयान जो है वो उसका डैमेज कर देगा। यह बात डिसाइड हुई है PLD 2008 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 268 के ऊपर। मर्डर केस के अंदर और कैपिटल पनिशमेंट के केसेस के अंदर जो एविडेंस को देखने के उसूल हैं, जिन बातों से एविडेंस को परखा जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बातें हैं 7। अच्छा, सबसे अहम बात ये कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीज़नेबल ऑफ डाउट साबित करना होता है। ये तो इसका प्रिंसिपल है, इसके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है वो कैपिटल पनिशमेंट का मैटर है। इसके अंदर जो है वो कोई और बात नहीं चलेगी, बियॉन्ड रीज़नेबल ऑफ डाउट प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है। और इसका जो दूसरा उसूल है वो ये है कि ये साबित करना काफ़ी नहीं है कि कत्ल हुआ है, बल्कि ये साबित करना ज़रूरी है कि ये कत्ल मुलजिम ने करा है। जब तक ये बात साबित नहीं होगी, मुलजिम के ख़िलाफ़ उसकी गवाही से कुछ भी नहीं होना है। कत्ल हुआ है, मैं वहाँ गया था, कत्ल हुआ था, मैं वहाँ गया था, कत्ल हुआ था, मैंने देखा वहाँ पर कत्ल हुआ था, इन सब गवाहियों से कुछ नहीं होना है जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि मुलजिम जो है उसने कत्ल किया है। इस बात को जहन में रखें। और किसी भी रीज़नेबल डाउट का जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ अक्यूज़ को होना है, उसका फ़ायदा कभी भी प्रोसिक्यूशन को नहीं होना है। किसी भी सूरत में उसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं होना है। ये इसका उसूल नंबर 3 है। और जो इसका उसूल नंबर 4 है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ एविडेंस को देखा जाएगा और क्वांटिटी ऑफ एविडेंस को नहीं देखा जाएगा। इसके अंदर परफेक्ट एविडेंस चाहिए बियॉन्ड रीज़नेबल ऑफ डाउट, और चाहे वो कम क्यों ना हो, लेकिन अगर बहुत सारी एविडेंस हैं लेकिन वो सारी एविडेंस जो है वो एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट करती हैं, या फिर वो कोई ऐसा मामला है कि वो जो है उसकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी हाई नहीं है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो उसको माना नहीं जा सकता। और मर्डर ट्रायल के अंदर ख़ास तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हो सकता आपको। इसके अलावा जो है वो हम इसके अंदर मुमकिनात के ऊपर नहीं चलते हैं। हमारा ये नहीं हो सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ये है, ये मुमकिन है, हमारी जो है वो सोच ये है, हम ये समझते हैं, इस बात के ऊपर मर्डर केस के अंदर पनिशमेंट नहीं होगी। कैपिटल पनिशमेंट का मैटर है। और इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात ये बताऊं कि रीज़नेबल और जो प्रूडेंट माइंड पर्सन है उसके अंदर गवाह की जो स्टेटमेंट है वो सुनकर उस स्टेटमेंट के ज़रिए से क्या बात पैदा होती है, उसका दिमाग क्या काम करता है, वो क्या समझता है, इस बात का मतलब, इस बात को समझा जाता है कि वो इस बात का क्या मतलब समझता है। कि एक आदमी ने जो है वो किसी के ऊपर फायर करा, उसने सोचा ये कि मैं इसकी जो है ना वो टांग पर गोली मार देता हूँ। उसने सोचा ये कि मैं इसकी टांग पर गोली मार देता हूँ, और ये है कि टांग पर गोली मार दूंगा, ये जान से नहीं मरेगा, टांग पर गोली मार दूंगा माजूर हो जाएगा। उसने जो है वो 20 फीट के फासले से उसकी टांग का निशाना लेकर गोली चलाई, तो वो उसकी टांग पर गोली लगने के बजाय उसके सर पर गोली लग गई और आदमी जो है वो मर गया। अब जो रीज़नेबल प्रूडेंट माइंड है वो इस बात का मतलब ये समझता है कि देखें
उसे ये पता था कि इसके ऊपर जो गोली चलाई जाएगी तो हो सकता है कि ये उससे मर जाए। उसने सोचा ये नहीं है कि मैं इसको मार दूं, उसने ये नियत नहीं की है, लेकिन उसे मारने वाले को ये पता है कि मैं इसको गोली मार रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा हाथ हिल जाए, मेरा निशाना थोड़ा सा चूक जाए और वो इसके दिल पर गोली लगे, वो इसके सर पे गोली लगे और ये मर जाए, तो उसको कत्ले अम्द के अंदर काउंट करा जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी उस बात की। अच्छा, अगर जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि रीज़नेबल जो प्रूडेंट माइंड है, उसका दिमाग उसके बारे में यही काम कर रहा है, वो जो सोच है सोसाइटी की वो यही काम कर रही है, तो उसका स्टेटमेंट जो है वो माना जाएगा, मुलजिम के ख़िलाफ़ माना जाएगा, चाहे उनकी आपस में दुश्मनी ही क्यों ना हो। अच्छा, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर हम जो है वो केसेस के अंदर जो दुश्मनी साबित कर रहे होते हैं, अहम बात आपको बताता चलूँ कि दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर कत्ल करना कोई सवाब का काम नहीं हो जाता है। इनकी तो सर आपस में दुश्मनी है, इनकी आपस में दुश्मनी है, उस दुश्मनी की वजह से इन्होंने मुझे झूठा फंसाया है, ये है पूरा स्टेटमेंट। आपस में दुश्मनी है, आपस में केसेस चल रहे हैं, आपस में प्लाट का मसला है, रिश्ते का मसला है, ये मसला तो है, लेकिन इस मसले की वजह से इन्होंने मुझे झूठा फंसाया, ये है पूरा स्टेटमेंट जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था उस बात को कंटिन्यू करूं कि प्रूडेंट माइंड वाली जो बात है, अगर वो बात पूरी होगी तो चाहे उनकी आपस में दुश्मनी ही क्यों ना हो, उसके स्टेटमेंट को माना जाएगा। प्रूडेंट माइंड वाली बात पूरी नहीं होगी, रीज़नेबल वाली बात पूरी नहीं होगी, तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा, चाहे वो मस्जिद के इमाम साहब ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी पायस आदमी हो, उसकी गवाही को नहीं माना जाएगा। एक प्रूडेंट आदमी समझता ही नहीं है ये बात ऐसे जैसे आप बात कर रहे हैं, ये मुमकिनात में से नहीं है, तो उस बात को उस हिसाब से समझा जाता है। जैसा मैंने ऊपर बताया कि एक बात पर गलत है वो पूरे स्टेटमेंट को ख़राब कर देती है, ये इसके अहम उसूल हैं 7। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो थी वो मर्डर ट्रायल के क्रॉस से मुतालिक थी। अब जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इससे आगे बताएंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या सवाल आते हैं और किस तरह से हमें चलना चाहिए। ये तीसरी वीडियो कंप्लीट हो गई हमारी, अब इसके बाद पार्ट 4 बनेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।